चलिए, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया था। नाउ वी आर डीलिंग विद द फोर्थ प्रॉपर्टी, और चौथे प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एक्सपीरियंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। कौन से फील्ड में, जल्दी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड बाय द चार्ज। लिखिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन, लिखिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन फोर्स experienced in magnetic field by the charge। चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए बातों को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सिस्टमैटिकली चलेंगे। वंस वी रीच द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स के फ्लो होना चालू होते हैं। बहुत सारे सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल चलते हैं, काफी कैलकुलेशन। आगे समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है। पहले याद रखना, बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बताओ? बी से। हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और बी से क्या चीज को रिप्रेजेंट करें? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें फोर्स क्या लगता है? तो मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि अगर फोर्स मेरे में, अगर तुम चार्ज को एक सर्टेन वेलोसिटी से छोड़ दो, तो मैं उसमें फोर्स लगाऊंगा Q इंटू वी इंटू बी। बोलो क्या लगेगा? Q इंटू वी इंटू बी। हालांकि इसका चर्चा बहुत डिटेल से होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, सॉरी फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि मोटे तौर पे क्या चार्ज लगता है, ठीक है। और पड़ोस में लगा देना साइन थीटा। क्या लगा देना, बोलो? साइन थीटा। क्यू क्या होता है बच्चा? बताया था, चार्ज। क्यू क्या होता है? चार्ज। वी क्या होता है? बी क्या है? अभी अभी फ्रेश फ्रेश बताया, कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बताया। मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का यूनिट कूलम। वेरी गुड, चलो पुरानी बातें रिवाइज भी करेंगे। वेलोसिटी का बता दो? मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैग्नेटिक फील्ड का बता दो? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। इसका होता है टेस्ला। क्या होता है? और इसी के नाम पे रखा है, इलॉन मस्क ने जो अपनी गाड़ी निकाली है टेस्ला कार्स, जो ऑटोमेशन कार के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे उसका नाम रखा गया है टेस्ला। ओके, तो ये इलॉन मस्क की जो गाड़ियां आती है टेस्ला कार्स, जिसका इंडिया में कीमत दुगुना होता है जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि इंडिया उसके ऊपर 100% टैक्सेशन लगा देता है। हालांकि काफी खूबसूरत कार है ये, और बहुत अच्छी कार मानी जाती है। अभी ये एक रिवॉल्यूशनरी कार है। हालांकि ऑटोमेशन तो अब हर कोई करने लगा, महिंद्रा वाले भी कर लिए, टाटा वाले भी कर लिए, बट सबसे बेहतर कौन कर पा रहा है? टेस्ला। टेस्ला इज ऐसा यूनिट ऑफ कौन सा फील्ड, जल्दी बताइए? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसको बेसिक में और जानो तो और थोड़ा बता देते हैं, इसका यूनिट और क्या होता है। इसका होता है न्यूटन बाय एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, बोलो? न्यूटन बाय एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये भी इसका यूनिट होता है। तो ये यूनिट होता है। आपका टास्क है इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप पता करके बताएंगे। क्या बताएंगे, बताओ? डायमेंशन फॉर्मूला याद है तुम्हें? डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? कैसे बोलोगे? न्यूटन का क्या हो जाएगा बच्चा? mlt-2। एरिया नहीं है, एम्पियर करंट है, तो ए लिखेंगे, एल लिखेंगे, एम एल। जल्दी क्लास ज्वाइन करो पहले। m t-2 a-1। हाँ या नहीं? पहले बैठ जाओ के, बैठो 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 बैठो, पहले अटेंड द क्लास, बना लेना अटेंडेंस जल्दी, और टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो। मैक्स टू मैक्स 7:45। देखो बच्चे, अभी मैं बहुत लिबरली तुम्हारे साथ ट्रीट कर रहा हूँ, इतना लिबरलिटी के साथ नहीं होता सब कुछ। ये हर कुछ पंक्चुअलिटी का रूल है। 9-10 का थोड़ा सा लिबरल हो जाता हूँ, बट अब वो भी नहीं होने वाला। 9-10 में थोड़ा सा मैं, मतलब थोड़ा सा लूज रहता हूँ। चलो ठीक है, बच्चा है, बट अब नहीं। मैं 11-12 के साथ बिल्कुल नहीं। बी इन डिसिप्लिन, क्लास आना है। रीजन, बिना रीजन के आप गायब नहीं हो सकते। कुछ भी है रीजन आप बताओगे। खैर, बाद बाकी बातें तो चलती रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना आ गया। ओके, सबको पता है ये चीज? चलो आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स बाय आई इंटू एल। ये होता है बी, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स बाय करंट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, छोड़ो इन बातों को। ये फोर्स होता है,
फॉर्मूला क्या है फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड का? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड द साइन थीटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, साइन थीटा में थीटा क्या है? ठीक है, तो मान लो चार्ज को आपने प्रोजेक्ट किया इस तरीके से, कैसे प्रोजेक्ट किया? इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड उसका कहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड वी इज इन दिस डायरेक्शन। बट ये तुम पढ़े हुए हो, मैं बताता हूँ कहां पर। तुम लोगों ने अपने क्लास 10th के अंदर फ्लेमिंग्स रूल पढ़ा था, बोलो यार। वहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर का एक केस किया होगा, ठीक है। बताओ राइट हैंड रूल किस में लगता है, बोलो, किस डायरेक्शन को पता करने के लिए? और लेफ्ट किस में लगता है? राइट लगता है करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए, और लेफ्ट लगता है फोर्स को पता करने के लिए। इसको पता करने के लिए फोर्स। याद करने का तरीका मैं कैसे याद कराता हूँ, राइट में आई को बड़ा कर दो, आई स्टैंड फॉर करंट, और लेफ्ट में एफ को बड़ा कर दो, फोर्स पता हो जाएगा। ओके, दिस द वे टू नो। ओके, अब चलो, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो राइट साइड है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, और बी कैसे है? तो कितने का एंगल बोल रहे हो बच्चा, जल्दी बोलो। 90 डिग्री। द फोर्स एक्सपीरियंस इज द 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सारे बच्चे, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला बना क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू इज द चार्ज, वी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो अभी नोट से मैच मैच नहीं मिलेगा, बट कुछ दिन के बाद मैच नोट्स, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को कैसे डेप्थ लेवल पे क्लैरिटी मिलती है, तुम्हें नोट सही पता चलेगा। तो एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसकी क्लैरिफिकेशन हम बैकग्राउंड उसका तैयार कर रहे हैं। जब एक एक पॉइंट को आप जाके पढ़ोगे कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, वहां पे केवल डिस्कशन है, तुम्हारे पास मैथमेटिकल एविडेंस होगा कि इसका प्रूफ कहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो इसलिए हम उसका बैकअप तैयार कर रहे हैं। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 रखोगे तो बच्चे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन ऑफ कितना डिग्री? 90। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, साइन 90 का वैल्यू बता देंगे। वन। चलो, क्या ये साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या? कितना डिग्री बताओ, या 90 पे वन आता है क्या? और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन? इट्स -1। व्हाट इज दैट? इट्स -1। साइन 180 पे -1 आता है। साइन 180 पे कितना आता है? -1। साइन का वैल्यू रेंज करता है -1 से लेके +1 तक। अगर मैथ्स वाले उनको डोमेन रेंज पढ़ाया जाएगा, तो रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 टू +1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम इज +1, जीरो इज वन ऑफ द वैल्यू, जीरो इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू। ओके, चलो, साइन ऑफ कितना डिग्री लिखा बच्चा? 90। 90 पे कितना आया? 1। तो एफ का वैल्यू निकल के आ गया क्यू इंटू वी। क्यू क्या है फिर से बोलो? वी क्या है? वी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। जब ऐसा होगा, जब जब ऐसा होगा कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का आ जाए, कितने का आ जाए? 90 डिग्री का, तो याद रखना उस दौरान चार्ज की जो ट्राजेक्टरी है, अब ये ट्राजेक्टरी क्या होती है? चार्ज का जो पाथ है, चार्ज को जो मोशन है, किधर से वो जा रहा है, कौन से पाथ को पकड़ के जा रहा है, उसे हम लोग ट्राजेक्टरी कहते हैं। तो कहते हैं पाथ जो हो जाता है चार्ज का वो सर्कुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है बोलो? सर्कुलर। Whenever the velocity and the magnetic field of the charge is perpendicular to each other, then the trajectory and the path experienced by the charge is circular. कैसा हो जाता है बोलो? सर्कुलर। और अगर सर्कुलर चार्ज हो जाएगा तो याद करो ये कैसा चार्ज बन जाएगा? सर्कुलर चार्ज, क्योंकि वेलोसिटी होता है टेंजेंट के अलोंग और फोर्स लगता है सेंटर के अलोंग। याद करो वो दिन। तो ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है बोलो? फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। वो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फोर्स याद रखना। बट ये कैसा ट्राजेक्टरी ले लेगा बोलो? कैसा ट्रैक ले लेगा? सर्कुलर ट्रैक। कौन सा ट्रैक जल्दी बताइए? सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक कह लो, ट्रैक कह लो, पाथ कह लो, ट्राजेक्टरी, एक ही मामला है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। अब सुनो, ऐसे अगर लगता है तो मेरी बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वेलोसिटी लग रहा है टेंजेंट के अलोंग, फोर्स लग रहा है सेंटर के अलोंग, ये फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर। टेंशन नहीं पालना, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। क्या चीज से बोलो? क्रॉस।
क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड या फिर प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है। फील करना बात को, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट। ये ब्लू वाला मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा फील्ड है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वर्किंग इनसाइड, अंदर की तरफ, आपसे दूर जा रहा है, वेलोसिटी इधर, ठीक है, तो फोर्स ऐसे जाएगा, देख रहे हो? दिस द फोर्स, दिस द वेलोसिटी, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अवे फ्रॉम यू, अंदर की तरफ जा रहा है। और ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है? सेंटर। और ये कैसा मोशन कर रहा है जल्दी बताओ? सर्कुलर मोशन। इस दौरान याद रखना तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कितने डिग्री का? 90। मतलब ये हो गया कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके? वेलोसिटी के। आपस में तीनों के तीनों कैसे, जल्दी बताइए? परपेंडिकुलर। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे विल गोइंग टू पोसेस कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कुलर मोशन ये शो करेंगे, कैसा मोशन शो करेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर पाथ या ट्राजेक्टरी या ट्रैक बना लेगा। बट रूल कहता है कि जब जब सर्कुलर मोशन हुआ है तब एक फोर्स निहायती इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बोलो? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बोलिए? सेंट्रीपिटल। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के या बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इस धरती पे सर्कुलर मोशन करना निहायती ना के बराबर है, मतलब हो ही नहीं सकता। अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बट सुनो एक बात और, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपना नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वर्क कर रहा है सेंट्रीपिटल का। किसका वर्क कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। अगर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, कौन सा फोर्स ले लो? ग्रेविटेशनल। तुमने कैप्लर्स लॉ पढ़ा होगा ना, बोला था एक प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते रहता है, बोलो हाँ या ना? घूम रहा है क्या? सन एक फोकस में प्रेजेंट रहता है, खैर छोड़ो उन बातों को, ये पढ़ा होगा नाइन्थ में आपने। तो अगर सन ऐसे करके प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ प्लैनेट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो सन और प्लैनेट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे? ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। कौन सा पुल लग रहा है? ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशन, वो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, याद करो वो दिन। जी एम एम बाई क्या लिखा था बोलो? आर स्क्वायर। जी एम एम बाई आर स्क्वायर पढ़ा होगा नहीं? नहीं पढ़ा कभी? अरे यार, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर पढ़ा है सबने, नाइन्थ में ये फॉर्मूला दे रखा है। कैसे देख रहे हैं भाई, नहीं पढ़ा है ये? जी का वैल्यू कितना है? अबे भाई, सिलेबस से ये भी हट गया क्या? इतना तो मैं अभी भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। 6.67 माइनस 11, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8। हम सब खा पी के बैठे हुए हैं, क्लास 10th में कंपैरिजन भी है। चलो खैर छोड़ो उन बातों को। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रिस्पॉन्सिबल है गोल गोल घुमाने के लिए। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। बट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बच्चे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स इज वर्किंग एज व्हाट? कौन सा फोर्स जल्दी बताइए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अपना नहीं होता, अलग अलग जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरे चीज के फोर्स की जगह वर्क करता है। समझ में आई बात है? जैसे में यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल लग रहा है तो वो किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, कहीं पे टेंशन लगता है, कहीं पे फ्रिक्शन लगता है, ये सब का सब सेंट्रीपिटल का काम करेगा। डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट किस चीज की है। आप साइकिल लेके आते हो, जब साइकिल को टर्न करते हो, कहीं पे टर्निंग पे डालते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका साइकिल एक सर्टेन एंगल पे झुकता है। नहीं करोगे, साइकिल के टैपिंग होने की या पलटने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आपको झुकाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। बाइक को भी लिटिल बिट बेंड करना पड़ता है सेफ टर्निंग के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे आपके बाइक या साइकिल में लग रहा फ्रिक्शन फोर्स, जो आपके चक्के और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन काम करेगा सेंट्रीपिटल का। किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल का। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल अपना कुछ नहीं होता, अलग अलग फोर्सेस अलग अलग कंडीशन में सेंट्रीपिटल का रूप ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक
ले रहा है सेंट्रीपिटल का, यहाँ ग्रेविटेशन ले रहा है सेंट्रीपिटल का, साइकिल के टर्निंग में फ्रिक्शन ले लेगा सेंट्रीपिटल का। एक धागे में कोई चीज बांध लो, घुमाते रहो उसको गोल 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 गोल, तब भी वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो रस्सी में लग रहा है टेंशन फोर्स, सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल कभी अपना नहीं होता, सेंट्रीपिटल दूसरे पर निर्भर होता है कि जो चीज लेगा मैं उसका रूप ले लूंगा, खत्म बात है। अब यहाँ पे कौन किसका रूप ले रहा है जल्दी बताओ? सेंट्रीपिटल किसका फोर्स का रूप ले रहा है? मैग्नेटिक फोर्स का। कौन से फोर्स का जल्दी बताइए? और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तुमने निकाला क्या? क्या निकाला बोलो यार? Q इंटू वी इंटू बी। तो लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का काम कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा है बच्चे क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। बताओ थीटा का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर है? थीटा का वैल्यू कितने के डिग्री के बराबर है? 90। रख दो 90 डिग्री, रखा 90 तो क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन ऑफ 90, और साइन 90 का डेटा कितना होता है बच्चा? 1। तो यह आ जाएगा क्यू वी बी, बोलो हाँ या ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी, बोलो हाँ या ना? अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? हमें नहीं पता, समझाता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, बोलो कितना होता है? वी स्क्वायर बाई आर, सुना होगा कभी ना कभी। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। आर क्या है? रेडियस। ठीक है, तो यहां से पुट कर दो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू, इक्वेट कर दो इसको क्यू वी वी से, और एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। और बेहद ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ध्यान रखिएगा सब कुछ। मेरी बातें समझ में आई? मैंने क्या कहा? सारे बच्चे बताओ। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, सॉरी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो सब कोई। क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रखें? साइन 90 पे कितना वैल्यू आता है? 1। और यहां रखा तो क्या फॉर्मूला बन गया? क्यू वी बी। जब कभी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो एक कैसा ट्रैक पकड़ेगा? सर्कुलर ट्रैक में कौन सा फोर्स लगता है? और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इसलिए एम वी स्क्वायर बाय आर को आपने क्यू वी बी से इक्वेट कर दिया, तो आपके पास एक इक्वेशन फ्रेम हो गया। हम ये इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, ये सारी बातें आगे चल के पता चलेगी। फिलहाल के लिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपका। हम लोगों ने 3 कर लिया था, 4th पे हम आ गए। ओके, चलिए कॉपी कीजिएगा जल्दी से। कॉपी दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 पे।
तो स्टार करके एक पॉइंट लिख लेंगे लास्ट में, भी नहीं लिखोगे फिर लिखा देंगे। कहाँ थे आप? नहीं नहीं, अभी 2 दिन से गायब थे। लिखेगा, लास्ट में की स्टेटमेंट लिखो, लिखेगा, लिखेगा। In this case, force due to magnetic field. In this case, force due to magnetic field. In this case, force due to magnetic field. Force due to magnetic field. Force due to magnetic field acts as a acts as a centripetal force. Acts as a centripetal force. Force due to magnetic field act as a centripetal force. Act as a centripetal force. Force due to magnetic field act as a, वर्ड जल्दी बताइए, सेंट्रिपिटल फोर्स। लिखा यहां से। हम लोग कितनी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली बोलो? 4। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा, when the given charge is subjected to a certain potential difference. When the given charge is subjected to given potential difference, then work done on it, work done on it converts in the form of kinetic energy. Converts in the form of kinetic energy. Work done on it converts in the form of kinetic energy. Work done on it converts in the form of, what जल्दी बताइए? Kinetic energy. Kinetic energy के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, चलिए समझते हैं इस बात को। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन बाय चार्ज क्लास 10th में इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे जहां तक याद है ये दे रखा है एनसीईआरटी में। वर्क डन बाय चार्ज इक्वल टू कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल। इसी को फर्दर लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, कहते हैं अगर किसी चार्ज को अगर आप सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में दोहरा दो, मान के चलो यहाँ पे 2 पोल्स लगे हैं, प्लस है ये माइनस है, ठीक है, आपने एक चार्ज को मान के चलो इलेक्ट्रॉन को इसके बीच में दोहराया, कैसे दोहरेगा?
इलेक्ट्रॉन पे है माइनस चार्ज, तो वो भागेगा किसकी तरफ जल्दी बताओ? प्लस की। तो अगर वो भागेगा तो उसके पास मास है, और वो भागेगा तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये मास और वेलोसिटी मिलके कौन सी एनर्जी कन्वर्ट कर देगी? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज इसके पास मास भी है और क्या है बताओ? वेलोसिटी भी। अब सुनना मेरी बात को। मान लो इनिशियल पोटेंशियल इसका जीरो है, कितना है बोलो? जीरो। और फाइनल पोटेंशियल इसका वी है, ठीक है? तो वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल्स टू लिखेंगे वी माइनस जीरो, अग्रीड? लिख देंगे v की जगह, फाइनल की जगह v, इसके जगह जीरो, दैट इज इक्वल्स टू v। तो वर्क डन बाय चार्ज इक्वल्स टू v आ गया क्या? तो वर्क डन का वैल्यू कितने के बराबर बोलो? q इंटू वी के बराबर। वर्क डन का वैल्यू किसके बराबर? q इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कोई दिक्कत? q क्या है? चार्ज क्या है? v क्या है? कंफ्यूज मत कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है बोलो? और ये जो वर्क डन है क्या लिखा है बोलो? व्हेन द गिवन चार्ज इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस देन वर्क डन, वर्क डन ऑन इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी, जल्दी बताइए? तो वर्क डन जो तुमने किया वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्यू इंटू वी। अरे आया नहीं आया? वर्क डन कौन से फॉर्म में आ जाएगा? काइनेटिक। बस कंफ्यूज मत कीजिएगा, राइट साइड वाला पोटेंशियल डिफरेंस है और लेफ्ट साइड वाला आपका स्पीड है। क्या है बोलो? स्पीड। कैंसिल मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। समझ में आई बातें? अलग अलग मीनिंग है, वी क्या है बताओ? स्पीड है। और वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। कैंसिल मत कर देना वी से वी को, कोई लेना देना नहीं इस वी का इस वी से। क्लियर है यहाँ से? सेकेंड वन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर कौन सा पढ़ा? 5। अब उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ कौन सी एनर्जी चलिए बताइए? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। चलिए देखेंगे यहाँ से। 6 प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम लोग बेसिक के लिए तैयार हो? और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहता है? हम लोग को जब कहीं पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो तुम फटाक से बोलते हो mgh, हाँ या ना? यही दिमाग में आता है आपके। बट सुनो, पोटेंशियल एनर्जी mgh एक हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी का हो सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पहले ये सुनो। पोटेंशियल एनर्जी आता है किसी भी चीज के साइज से, शेप से, पोजीशन से, या फिर उसके अरेंजमेंट से, या फिर कह लो इसको दूसरे शब्दों में उसके कॉन्फ़िगरेशन से। ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ये एक्चुअल बात है जो पोटेंशियल एनर्जी कहना चाहता है। बट हम पूछेंगे तो फट से बोल दोगे तुम mgh, क्योंकि तुमको केवल और केवल पोजीशन वाला बताया गया है, नहीं बोलते हो ना तुम। जबकि किसी भी चीज का, मैं इस क्लास के अंदर बैठा हूँ, सारे बच्चे एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठे हैं, इनका डिस्टेंसेस बदल दो, तुम कहीं और चले जाओ, वो सीट वाला कहीं और चले जाए, सब बिखर जाए, या सब नजदीक होके बैठ जाए, तो याद रखना इस क्लास की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि इस क्लास में अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई हाथ में तुम्हारे बॉल हो प्लास्टिक का, तुमने उसको स्क्वीज करके चिपका दिया, पिचका दिया, अगर पिचका दिया तुमने तो उसके साइज और शेप को तुमने चेंज किया, याद रखिएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता है। बट हम क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जब कभी हुआ तो फटाक से क्या बोल दोगे जल्दी बताओ? mgh, बिकॉज तुमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये रियलिटी है तुम्हारी, ठीक है? गलती तुम्हारी भी नहीं है, जो तुम्हें बताया गया उसके अकॉर्डिंग तुम बिल्कुल सही हो, बट रियलिटी में पोटेंशियल एनर्जी इन सब के कारण आता है, ठीक है? उसी में से एक पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या है सुनना मेरी बात को। अगर दो चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाए, Q1 और Q2 नाम का दो चार्ज है, उसको एक सर्टेन डिस्टेंस r पे रखा जाए, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है बच्चा। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? U से, बोलो, U से। और U का फॉर्मूला हो जाता है k Q1 Q2 बाई r। बोलो क्या हो जाता है बोलो? k Q1 Q2 बाई r। k क्या है? वही k है जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका डेटा कितना बताया था बच्चा? 9 × 10⁻⁹। एप्सिलॉन नॉट कितना था? 8.85 × 10⁻⁻12। सब भूल गए। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्सिलॉन नॉट? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? घर पे जाके सो जाते हैं अच्छा खाना खा के। परमिटिविटी ऑफ कौन सा स्पेस?
ऑफ फ्री स्पेस। एग्जाम खत्म हुआ, खाना खाना है, सोना है, पढ़ना भी रहता है। 9 × 10⁻⁴ क्या होता है बोलो? 9। 8.85 × 10⁻⁴ कितना? -12। ये सब पुट करके ये पोटेंशियल एनर्जी का डेटा निकल के आता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी भी चीज का पोटेंशियल एनर्जी, अब ये रखते हो, अब एक चीज याद रखना, Q1 Q2 को तुम जो रखोगे, Q1 Q2 चार्ज है, ये क्या है बोलो? चार्ज। और R आपको नजर आ रहा है, क्या है बोलो? डिस्टेंस। K का वैल्यू तुमने लिख ही लिया। बट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वक्त ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको चार्ज के साइन रिप्रेजेंट करने होते हैं या देने होते हैं। मतलब चार्ज प्लस है या माइनस है, आपको इस फॉर्मूला के अंदर रखना पड़ेगा जाके, कि ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है या माइनस है, रखना पड़ेगा। तो Q1 Q2 चार्ज जरूर होता है, बट यहाँ पे लिखा है विथ साइन। साइन के साथ रखेंगे आप, तब आंसर सही आएगा। ठीक है, अब सोचो, हो सकता है दोनों प्लस हो, तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो? प्लस में या माइनस में? अगर दोनों प्लस हो तो, अरे बोलो भाई, दोनों प्लस हो तो क्या आंसर आ जाएगा? प्लस में या माइनस में? दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस, तो ध्यान रखना। और अगर पोटेंशियल जी जो पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों प्लस हुआ या दोनों माइनस हुआ, तो इस दोनों केसेस में क्या हो जाएगा बताओ? पोटेंशियल जी का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव? लेकिन अगर एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो निगेटिव। क्या हो जाएगा बोलो? निगेटिव। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है तो सोच के बताओ वो क्या होगा? अब देखो, मैं ही तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर दोनों प्लस है तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? अगर दो चार्जेस प्लस प्लस रखे हैं आसपास में तो रिपेल या अट्रैक्ट? माइनस है दोनों तो, दोनों माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे। दोनों माइनस है तब भी रिपेल करेंगे, दोनों प्लस है तब भी। लेकिन प्लस और माइनस हो तो, और अट्रैक्ट करेंगे तो वो जुड़ के रहेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। बोलो यार यस और नो। और रिपल्सन होगा तो वो दूर भागेंगे, वो स्टेबल नहीं होंगे। याद रखना, पोटेंशियल जी प्लस होना खराब बात होती है। पोटेंशियल जी प्लस होना क्या होती है? खराब बात, क्योंकि वो रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिपल्सन को। वो अनस्टेबल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई चीज दुनिया में स्टेबल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगा। क्या होगा बोलो? माइनस, क्योंकि ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन को। तो आप बताना, मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर दुनिया में जो जो चीज स्टेबल है, हम आप ये दुनिया का सारा यूनिवर्स स्टेबल है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस या प्लस? निगेटिव। बिकॉज ऑफ निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वी आर स्टेबल। जिस दिन हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस हो गया, सारी मामला खत्म हो जाएगी, ये चीज डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगी। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, आओ तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो तुम पढ़ रहे हो उसी का दे देता हूँ एग्जांपल। बताओ सेंटर में कौन बैठा होता है बोलो? न्यूक्लियस। पढ़ा था ना पहला पॉइंट। न्यूक्लियस कैसा चार्ज है बच्चा? प्लस। चारों तरफ कौन सी मैडम घूम रही हैं? इलेक्ट्रॉन। माइनस या प्लस? माइनस प्लस में अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। इसी कारण तो एटम एग्जिस्ट कर रहा है, इसी कारण तो एटम एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोलो यार ये सुनो, एटम में अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल जी कैसी है बोलो? निगेटिव। बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज इसका पोटेंशियल जी निगेटिव है, इसलिए एटम एग्जिस्ट कर रहा है। एटम है तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है तो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है तो पूरा यूनिवर्स है। समझ में आ रही है बात? यूनिवर्स नहीं, एटलीस्ट अर्थ है, यूनिवर्स तो नहीं कह सकते। क्लियर है यहाँ से? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन दिस इज पॉसिबल। अब सोचो एक अजीब सी बात है, बताना, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। सोचो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सामने सामने हो सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सामने सामने हो सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन सामने सामने हो सकते हैं। पॉसिबल है या नहीं? तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन प्लस है या माइनस है? तो दोनों प्रोटॉन प्लस ही होंगे। प्लस प्लस में क्या होगा? तो न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं रहा? सिंपल सा सवाल है। तुम लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर पढ़ते आ रहे हो, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर पढ़ते, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सवाल है ना, आप ही बोलते हो ना कि मैं पूछूंगा कितने प्रोटॉन से ऑक्सीजन के पास, बोलोगे 8 प्रोटॉन, तो 4 पेयर बन गया, क्यों नहीं टूट रहा फिर? इतना कॉमन सेंस की बात है, सोच सकते थे 10 तक। बताओ क्या होता है?
कोई कुछ बोल रहा है क्या हो रहा है ऐसा? हो सकता है ना, जबकि इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव होती है तब भी न्यूक्लियस इज हाईली स्टेबल। हाउ इज इट पॉसिबल? चलो ये तुम गूगल करके आना। ठीक है। हाउ टू प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये सवाल है तुम्हारा। ठीक है। चैट जीपीटी, डीप सीक बता देगा, बोलो, वो बहुत स्मार्ट है। चैट जीपीटी तो लोग जो कह लो, बट डीप सीक और चैट जीपीटी मैं ऐसा कहता हूँ, दे आर लाइक टाइम टू टाइम। मैं तो उसका नॉर्मल वर्जन और एडवांस वर्जन भी यूज कर रहा हूँ। डे बाय डे तो वो बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहा है। बहुत ही एडवांस हो गया। चैट जीपीटी का पहला वर्जन देख लो, फ्री वाला, पैसे वाला भी नहीं, फ्री वाला बता रहा हूँ। और ये देख लो, आप जाके देखना, वहाँ बहुत अच्छा आपको देगा। चलो ये करके आना तुम, ठीक है। ये एआई से मदद लेना और उससे पूछना ऐसा क्यों है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देगा। फिर मैं बताऊंगा तुमको कैसे करना है, ठीक है। चलो लिखो। अब ये पॉइंट्स खत्म हो गए, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी वाला, जल्दी करो। समझ में आई बातें? डीप सीक मछली सोचता है, क्या बोलते हो? वो जो मछली वो सोचते रहता है, सोच के आंसर करेगा तुमको। और चैट जीपीटी तो अच्छी चीज है। मैं तो खूब सारे काम करवाता हूँ उससे, बहुत। एडवांस वर्जन ले लो, बहुत सारा काम करने दो। पावर पॉइंट बनाने दे दो पूरा, 10-10 स्लाइड्स का बना के तुमको रख देगा वो। डीपसिक में अभी वो नहीं है, डीपसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है बस। बस उतना ही आया। तुम गूगल किए होगे। गूगल, ठीक है। पहले लिख लो, पहले लिख लो, मैं बता दूंगा। चलो लिखो, सही लिखा है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द रिस्पांसिबिलिटी। वो सही है बिल्कुल। बट उसके डेप्थ में जाओगे तब पता चलेगा। लिखो। चैट जीपीटी इज हाईली एडवांस, डीपसिक एडवांस है। अब उनसे जाके पूछो कि यंगस्टर्स को आगे 3 साल 4 साल बाद बर्बाद करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है, तो तुम्हें वो खुद आंसर करेगा। उसमें से 4 रीजन के अंदर फोन रिस्पॉन्सिबल, ये खुद वो बता रहा है। अरे वो स्मार्ट है ना, वो तो फ्यूचर भी देख सकता है। कई बार देखोगे फोटोज बना रहा है। पहले घिबली आर्ट क्या था? कार्टून था एक तरीके का। और उसको क्या कि उसने सेकंड में बनाना चालू कर। मैं तो अपने क्लास का ही बनाया घिबली। टेस्ट दे रहा था बच्चा लोग, मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। मैंने बोला घिबली बनाया उससे सबका, 12th वालों का।
हो गया क्या? अब लिखोगे सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक जो अभी तक वेटेड में था, और लिखोगे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट लिखोगे। अब हम एनसीईआरटी की तरफ एंटर कर रहे हैं पूरे अच्छे से। लिखेगा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब सुनो ध्यान से सब कोई। एक ट्यूब लिया गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज बेसिकली द नॉर्मल ग्लास ट्यूब। बट इसके अंदर की सारी हवा को मैं इस की से बाहर करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं नहीं, एक साइंटिस्ट है, कुछ देर के बाद का नाम आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, और उनके ऊपर सारी क्रेडिबिलिटी जाएगी। बट सुनना अच्छे से बात को। ये ग्लास ट्यूब लिया इन्होंने, और ग्लास ट्यूब को पूरे तरीके से खाली कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया। इवैक्यूएट का मतलब होता है पूरी तरीके से खाली करा देना, इवैक्यूएशन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया। सारे बच्चे प्लीज स्टॉप राइटिंग, ध्यान दोगे। इसके अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके एक तरफ एक टर्मिनल को लगाया गया है, सॉरी फॉर दैट, एक टर्मिनल के साथ एक प्लेट को लगाया गया है, और ये प्लेट बेसिकली थोड़ा सा फोटो सेंसिटिव नेचर का है। कैसे नेचर का है? फोटो सेंसिटिव नेचर का है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर हम लोगों ने एक एक सेल के साथ इसको कनेक्ट किया, और सेल का निगेटिव टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल? निगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे माइनस कनेक्ट करोगे, तो माइनस को हम लोग 10th क्लास में कुछ कह रहे थे, और उसे कह रहे थे कैथोड। क्या कह रहे थे बोलो? कैथोड। और यहाँ पे जो प्लस वाला ले रहे हैं, तो प्लस के साथ प्लस वाला होगा, तो ये प्लस जो है बच्चा, इसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं बोलो इसको? और ये क्या कहलाएगा? कैथोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा होता है? निगेटिव। ऐसा देखा गया। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके अंदर एक एमीटर नाम की डिवाइस भी लगाई गई। एमीटर क्या मीजर करके बताता है बताओ? करंट को। किसको बताता है? मीजर नहीं करता, ये बताता है करंट है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, सबको पता है। ये हाई वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, सोर्स है। ये एक वेरिएबल रेसिस्टर है, इसको रियोस्टेट कह देते हो कभी कभी आप, और इसे कहते हैं स्विच। क्या कर दिया? स्विच। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये साइंटिस्ट अब गए और लेबोरेटरी के अंदर एक सेटअप प्रिपेयर किया, और स्विच को टैप ऑन किया। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का रूल ये कहता है कि पूरी सर्किट अगर कंप्लीट होगी, तभी करंट का फ्लो होगा। अगर तार को कहीं से बीच से काट दो, तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? जैसे ये फैन चल रहा है,
इसकी कनेक्टिविटी कहीं भी वायर से आई हुई है, अगर मैं उस वायर को कट कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा, पंखा चलना बंद हो जाएगा। बट सोचो अजीब सी बात है, इसके अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएटेड है, पूरे का पूरा ये जगह खाली है, मैंने कहा इसको इवैक्यूएट कर दिया, इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, मैंने वैक्यूम कर दिया, और वैक्यूम करने के बाद जब मैं इसका स्विच ऑन करता हूं तो मुझे इस एम मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बोलो? डिफ्लेक्शन। सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल, जब जगह खाली था तो ये कैसे हो रहा है पॉसिबल, और इसके अंदर अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट आ रहा है, मतलब कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट आ रहा है, और करंट आपको पता ही है प्लस से निकलता है और कहाँ एंटर करता है, माइनस में, इसलिए एमीटर का कांटा राइट साइड फ्लो कर रहा है। अब ये करंट कैसे पॉसिबल है, तो लोग भी सोचने लगे हाउ डज द करंट इज पॉसिबल। तो सुनो सारे बच्चे ध्यान देना, व्हाट विल गोइंग टू हैपन, जब ऐसा हुआ तो जब कभी हाई वोल्टेज सोर्स लगाया गया तो यहां से कहा जाता है कि कुछ पार्टिकल्स, ना जाने कौन से पार्टिकल्स थे, वो फ्लो करके इधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, किधर की तरफ, ये माइनस से किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस की तरफ। तो हम लोगों ने बोल दिया अगर ये पार्टिकल्स, ये रेज अगर प्लस की तरफ जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है ये खुद निगेटिव नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा जल्दी बताइए? नेचर का होगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कौन से नेचर का? इसकी निगेटिविटी आपने कैसे डिसाइड की? क्योंकि ये जा किधर रहा था, जो प्लस की तरफ जाता है वो कैसा होगा, निगेटिव। और ये रेस कहां से निकल रहा है जल्दी बोलो? कैथोड से, इसलिए इसका नाम दिया गया कैथोड रेस। क्या नाम दिया गया तो? कैथोड रेस। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ा? कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। मेरी बातें समझ में आई? अब यहाँ पे जब ऐसे गया, बट ये संयोग की बात है, ये जो निगेटिव रेज आपको दिखाई दे रहा है, ये कैथोड रेज जो थे ये बेसिकली इनविजिबल थे। कैसे थे चलिए बताओ? यहाँ से इनविजिबल, नजर नहीं आ रहे थे, बट हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिफ्लेक्शन बिना इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो तो डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, और ये फ्लो हो रहा है तभी तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या किया इन्होंने, समझना अच्छे से, इस बात को कंफर्म करने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया, बोला ठीक है चलो एक बात सही है, इन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के क्या किया, सुनना मेरी बात को अच्छे से, इन्होंने यहाँ पे थोड़े थोड़े पोर्स कर दिए, छेद कर दिए, इन्होंने फाइन पोर्स बना दिया, इसे हम लोग ऑरिफिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब छिद्रदार। छन्नी देखा है ना, छन्नी में छोटा छोटा छेद होता है, उसी को हम लोग ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, एक ऑरिफिस क्रिएट कर दिया। अब ये ऑरिफिस से क्यों क्रिएट किया, लॉजिकली समझना यहां से, और इसको एनोड के नाम को बदल के कह दिया परफोरेटेड एनोड। क्या कह दिया बोलो सब कोई? परफोरेटेड एनोड। परफोरेशन का मतलब होता है छिद्रदार। ठीक है, चलनी देखा है ना आप? वैसा बना दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इन्हों कैसे पता, बोला कि ये दिख नहीं रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे एक मटेरियल लगाया, कोई भी मटेरियल लगाया, इसको जिंक सल्फाइड का लेयर कहता है, और दैट लेयर इज बेसिकली शोइंग ए, और उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज अ केमी लू माई निशन। अजीब सा टर्म है, बट सुनो मेरी बात को, क्या कहते हैं इसको जल्दी बताओ? केमी लुमाइनेशन। ठीक है, ये बेसिकली एक ल्यूमिनस स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा था। कैसा स्पार्क जल्दी बताइए? ल्यूमिनस स्पार्क। ऐसा मानो कि इसमें टाइम टू टाइम ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ये, आपने फुलझड़ी जलाया ना, फुलझड़ी जब, नहीं बारूद, बारूद जो होता है, बारूद जब थोड़ा बहुत बच जाता है पटाखों में तो थोड़ा थोड़ा स्पार्क करते रहता है ना, वो जो स्पार्क करता है, यहाँ पे आपको स्पार्क्स नजर आने लगे। तो बोला ये स्पार्क कैसे क्यों आ रहा है? अब ये बात का कंफर्म हुआ कि जरूर कोई ना कोई चीज जाके इसके खेत से पास हो रही है, और जाके इस वाले मटेरियल से टकरा के उसमें एक स्पार्क प्रोड्यूस कर रही है। और किसी भी चीज में स्पार्क जब प्रोड्यूस होता है, उसे स्पार्क जब प्रोड्यूस हो रहा था वो चमकीला था, तो मैंने कह दिया ल्यूमिनस स्पार्क। ल्यूमिनस स्पार्क का मतलब चमकने वाला, बिजली की तरह, तारों की तरह टिमटिमा रहा था, ल्यूमिनस स्पार्क कहा।
अब सुनो ये टर्म को क्या लिखा है, केमी। केमी इज द वर्ड फ्रॉम द कम फ्रॉम द वर्ड केमिकल। कैसे बताइए, केमिकल। वही केमिकल सब्सटेंस आपने लगाया और बीच में लिखा है ल्यूमिन। ल्यूमीन, ल्यूमीन वर्ड ल्यूमिनस से आया, ठीक है। और पीछे एडजेक्टिफाई कर दिया है इसको, मतलब उसका क्रिया विशेषण कर दिया गया। तो क्या बन गया बोलो, ये केमिलुमाइनेशंस। और केमिलुमाइनेशंस का मतलब होता है किसी केमिकल का एक सर्टेन कंडीशन में चमकना, स्पार्क करना। तो ये चमक रहा था, इससे ये बात का इंडिकेशन हुआ यहाँ पे कुछ ना कुछ पास ऑन हो रहा है, जो कहां से निकल रहा है बोलो, और कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और इस कारण से शायद ये डिफ्लेक्शन कर रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब ऐसा पता चला है कुछ ना कुछ तो है जो लगातार इस वाले लेयर की तरफ स्ट्राइक कर रहा है। और सोचो अगर छेद नहीं किया होता तो क्या वो रेज निकल पाते, नहीं निकल पाते। इस कारण से इसमें छेद किया, फाइन पोर्स बनाए जिसे ऑरिफिस कहते हैं। इस कारण से इस एनोड का नाम परफोरेटेड एनोड हो गया। कैसा नाम हो गया वो, तो परफोरेटेड एनोड। अब देखो मेरी बात को अच्छे से समझो, इसको हम लोगों ने कह दिया कैथोड रेस। कौन सा रेस कह दिया, कैथोड रेस। बात को प्लीज ध्यान से समझेंगे, कैथोड रेस कह दिया। कैथोड रेस जैसे कहा, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट है। फिर क्या किया, बोला चलो अभी वैक्यूम है, क्या है बोलो, वैक्यूम है। इन्होंने धीरे धीरे अभी कर दिया कैथोड रेस। कैथोड रेस का नेचर कैसा है जल्दी बताओ, पहला नेचर कैसा है, निगेटिव और पॉजिटिव। ये बात का पता कैसे चल रहा है बोलो, क्योंकि वो किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। सेकेंड बात क्या किया इन्होंने, इसमें गैस फिल करना चालू कर दिया, अलग अलग गैस भर दिया, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, ऐसे करके गैसेस को फिल करना चालू कर दिया इसके अंदर। ये बात का टेस्ट करने के लिए कि अगर मैं गैसेस के मटेरियल, मतलब इसके अंदर इनसाइड के मटेरियल को बदल दूं, इसका एटमॉस्फेयर ही बदल दूं, तो क्या ये कुछ बदलाव लाएगा। तो देखा गया क्या कि अगर इसके अंदर में फिल्ड किया हुआ गैसेस को आप चेंज करने जाते हो तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता, मतलब से कोई लेना देना नहीं था, अंदर खाली रहे, कुछ भरा रहे, ये जैसा था वैसा ये परफॉर्म कर रहा है। मेरी बातें समझ में आई। पहले क्या किया था बोलो, इसको इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब क्या चीज से होता है बोलो, वैक्यूम से। उसके बाद क्या किया आपने, एक एक करके गैस फिल करना चालू किया। और गैस जब फिल करना चालू किया, गैस के फिल करने के बाद ये चीज अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं ला रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इट इज, जल्दी बताओ यहां से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट है जल्दी बताओ, किस पे इंडिपेंडेंट है बोलो, इंडिपेंडेंट, मतलब कोई मतलब नहीं है इसे, ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ व्हाट जल्दी बताइए, गैस। तो दो बातें पता चल गई, जो हमारा कैथोड रेज है वो पहला निगेटिव नेचर का है, दूसरी बात है उसके आसपास के एनवायरनमेंट से उसे लेना देना नहीं है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और क्या किया गया, आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखोगे तो वहां पे एक अजीब सा डायग्राम आपको नजर आएगा। अजीब नहीं, बिल्कुल वाजिबन डायग्राम है। और वो डायग्राम क्या है, सारे बच्चे ध्यान देने, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या किया गया, मैं इसी डायग्राम को आगे बना रहा हूँ, इसमें नहीं एंटर कर रहा सब कुछ। मैं रफली एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर, और सुनो। ये वाला प्लेट कैसा था बोलो, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। लेफ्ट साइड वाले को क्या कहा बोलो, राइट साइड वाले को किसमें छेद किया, एनोड में छेद किया क्या। अब एक काम करो, एनोड को थोड़ा सा आगे बना दो, एनोड को थोड़ा आगे बना दो, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके थोड़ा छेद कर दो, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, रेज आपका इधर से निकल के ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर क्या किया, एक्सपेरिमेंट में थोड़े चेंजेस लाए। बोले ये साला क्या अजीब सा चीज आ रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कवरी होने जा रहा है, क्योंकि हम उसकी खोज कर रहे हैं जिससे नेचर बना है शायद, ठीक है। और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आज आगे आने वाले क्लासेस में आप 6 to 7 ऐसे साइंटिस्ट का नाम जानेंगे जो एक एटम के को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों ने एटम के बारे में सुना तो आपने डाल्टन्स का नाम सुना केवल, ठीक है। बट रियलिटी कुछ और है, इसमें एक नहीं, ना जाने कितने साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी है एक एटम को डिस्कवर करने के लिए। हम तो एनसीईआरटी बैठ के पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक है। अब सोचो क्या हुआ। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने प्लेट्स लगाना चालू कर दिए। उन्होंने दो प्लेट्स लगाए, एक प्लेट पे प्लस और एक प्लेट पे माइनस, बाहर से लगा दिया। एक प्लेट, एक पे प्लस और एक पे माइनस। तब देखा क्या, एक पे प्लस और एक पे माइनस जैसे लगाया तो ये रेस ऐसे करके बाहर निकला, बट ये रेस मुड़ रहा था प्लस की तरफ। किसकी तरफ मुड़ रहा था बोलो, प्लस की तरफ।
प्लस की तरफ क्यों मुड़ रहा था, फिर से बताओ, ये बात का कंफर्मेशन है कि ये कैसे नेचर का है, बोलो निगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव ही किसकी तरफ मुड़ेगा बोलो, तो क्योंकि ऊपर वाला प्लस था और नीचे वाला क्या था, माइनस। ये उससे लेना देना, बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नली लगाया गया है। और ये कैसा प्लेट है, ये प्लेट्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज को, एक प्लस है और एक क्या है बताओ, माइनस। प्लस और माइनस प्लेट लगाने से एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट फील्ड इज, कौन सा फील्ड जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड, तुम प्लस माइनस लगा रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल चार्जेस लगा रहे हो, तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, तो फील्ड भी कौन सा प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है, याद रखिएगा, इट ऑलवेज गो फ्रॉम प्लस टू माइनस। कहां से कहां जाएगा बोलो, प्लस से माइनस। अब बताओ, मान लेते हैं इसके अंदर जो भी चीज निकल रहा है उसके अंदर चार्ज क्यू है, कितना है मुझे मतलब नहीं है, चार्ज कितना है, क्यू है। तो चार्ज अगर क्यू लग रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है, अब तुम्हारा फॉर्मूला और प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो मैंने लिखाया था पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक, क्यू इंटू ई। अरे लिखवाया था क्या, क्यू इंटू क्या चीज, ई। क्यू इंटू ई के बराबर लिख दिया क्या, क्यू क्या था जल्दी बताओ, ई क्या था, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेटअप किया एक चीज को, क्या चीज को सेटअप किया, प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे। एक चीज को सेटअप किया, एंड दैट चीज वाज बेसिकली एक हॉर्स शू मैग्नेट को लगाया, एक मैग्नेट को लगा दिया। और मैग्नेट कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा बोलो, मैग्नेट कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसके अंदर एक और फील्ड लगाया, और वो कौन सा फील्ड लगा दिया जल्दी बताए, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाता है, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये नॉर्थ से साउथ जाएगा, बट ये कौन सा फील्ड होगा जल्दी बताए, ये चार्ज आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते इसकी मुलाकात में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ऐसे करके सब। ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। ये कौन सा लगा दिया आपने, मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाएगा जल्दी बताओ, नॉर्थ से किधर, साउथ। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब ये चार्ज डिफ्लेक्ट करता हुआ, सारे बच्चे ध्यान देना, ये एंटर कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कौन से फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये चेक कर रहे हैं ये चार्ज कितना पानी में है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करता है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करता है, बस ये चेक हो रहा है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, फिर कौन सा फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अभी फ्रेश फ्रेश लिखा है, क्या लिखा है बोलो, क्यू वी बी। क्या लिखा बोलो यहाँ से, क्यू वी बी साइन थीटा। और साइन थीटा में साइन थीटा का वैल्यू अगर 90 रख लो तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा क्या, तो कितना आ जाएगा बोलो, क्यू वी बी। क्यू क्या है, वी क्या है, बी क्या है, यहाँ पे क्यू क्या है, ई क्या है, ये फोर्स इन द कौन से फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स कौन से फील्ड में। अब एक बात बताना, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स है वो किसी फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बोलो, अभी बताया यार, कॉपी में देखो, कौन से फोर्स में, पक्का क्या, कौन सा फोर्स जल्दी बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स जल्दी बताइए, सेंट्रीपिटल। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या लिख देंगे बोलो यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे बोलो हाँ या ना, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी से वी, तो एम वी बाय क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी। नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एम बी बाय आर इज इक्वल टू क्या निकाल लिया, क्यू बी। कोई दिक्कत, ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन सा फील्ड लगाया जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा फील्ड जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा फील्ड जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। यहां से फर्दर मैं वी का डेटा निकाल रहा हूं, किसका, वी का। तो वी बराबर क्या आ जाएगा बोलो, क्यू बी आर बाई एम, कितना निकलेगा बोलो, क्यू बी आर बाई एम। अरे आर ऊपर चला जाएगा, एम किधर आ जाएगा नीचे, तो मेरे को यहां से ये आ गया पहले से। उसके बाद मैं एक काम करता हूं, और इन्होंने क्या किया, ये कौन सा फील्ड है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स ड्यू टू कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक। इन्होंने इन दोनों के वैल्यूज को लगभग बराबर करने की कोशिश करी। हालांकि ये एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, और उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा फिजिक्स हो जाएगा। वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को किसके बराबर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का तुम्हें पता है कितना है, बोलो कितना है, बोलो बोलो, Q इंटू ई, एंड ये कितना है बोलो, Q इंटू वी इंटू वी, क्यू से क्यू, E बराबर वी वी हो जाएगा क्या, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E बाई बी, E बाई क्या चीज B, कर लिया क्या, E बाई क्या चीज B। इससे भी क्या V का वैल्यू निकला है क्या, इससे भी V का वैल्यू निकला है क्या, बोलो हाँ या ना, निकला क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। दोनों से मैंने वेलोसिटी का वैल्यू निकाला है, एक तो मैंने फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किया, और सेकेंड वाले में, पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड से V का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा जल्दी बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां भी V है और यहां भी V है, तो क्या मैं 1 = 2 कर सकता हूँ क्या, 1 किसके बराबर कर सकता हूँ, बोलो 2, 1 और 2 सेम होंगे, 1 का डेटा कितने के बराबर, बोलो सब कोई, बोलो 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 प्लीज, क्यू बी आर एच एम, और वो कितने के बराबर, टी के बराबर। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को इधर रखा है, एम को इधर रख लिया क्या, क्यू बाय एम रखा क्या, तो बताओ यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ई बाय वी स्क्वायर इंटू आर, ई बाय वी स्क्वायर इंटू आर। ई कौन सा फील्ड है, वी कौन सा फील्ड है, आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। और ये जो फाइनली डेटा निकला, तो निकला आपका डेटा किस चीज का, जल्दी बताओ सारे बच्चे, प्लस से माइनस जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो डेटा निकला वो Q बाय एम का निकला, किसका निकला बोलो, Q बाय एम का। अब सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, Q बाय एम जो डेटा निकला है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा स्पेसिफिक चार्ज। कौन सा चार्ज जल्दी बताइए, जब किसी भी चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर दो उसे स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। कौन सा चार्ज कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। और ये स्पेसिफिक चार्ज जो निकल के आया, तो सोचो अब क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने लगाया उसका डेटा उन्हें पता था, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लगाया उसका डेटा उन्हें पता है, जितना मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने लगाया उसका भी डेटा उन्हें पता है, और रेडियस उन्होंने मैक्सिमम कंसीडर किया कि चार्ज ज्यादा से ज्यादा कितना घूम पाएगा, जितना इस ट्यूब का रेडियस है, अरे बोलो यार, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इसका जितना रेडियस होगा मैक्सिमम उतना ही घूम पाएगा, तो रेडियस उसके बराबर पुट कर दिया। अब सोचो, ई हमें पता है, हाँ या ना, क्या पता है, ई, बी हमको पता है क्योंकि मैं ही लगाने जा रहा हूँ, और आर हम रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर रख दिए। ये सब रखने के बाद एक डेटा कैलकुलेट होके आता है, और वो वैल्यू निकल के आता है, क्यूबैम इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कितना है बोलो सब कोई, बोलो बोलो प्लीज, 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब जब ये बेटा डेटा निकल के आया, दिस वाज द मेजर दिस द मेजर रिजल्ट, कैथोड रेज में फाइनली क्या पता किया गया। कैथोड रेज के बारे में लिखा जाता है, कितने लोग पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में बोल देते हैं कि कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट के अंदर, कितने लोग बोल देते हैं कि भैया ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं करता, गलत फहमी, बातों को करेक्ट कीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं, ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया। अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, अभी इसके पीछे से एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आएगा, वहां पे चार्ज पता किया जाएगा इलेक्ट्रॉन का, उस चार्ज को जब पुट करेंगे तब इसका मास निकल के आएगा। अब जब किसी चार्ज का मास और चार्ज अगर पता हो जाए, तब वो चार्ज की डिस्कवरी है। तो कभी मत कहना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन इन द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हालांकि गूगल भी करोगे ना, तो गूगल में इसी साइंटिस्ट का नाम आता है, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी साइंटिस्ट का नाम, अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा जाके घर पे, ठीक है। आज मैं कुछ होमवर्क आपके लिए छोड़ू, ताकि आप क्यूरियसली जाके घर पे पढ़ो कि क्या साइंटिस्ट का नाम था, बट ध्यान रखना, नाम जरूर दिया गया है, बट उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पूर्णता नहीं डिस्कवर किया, क्योंकि चार्ज का डेटा चुराया जाएगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक ब्लू बॉक्स में बंद है एनसीईआरटी के, ठीक है। और उसके लिए हम पढ़ने जाएंगे आगे चल के, इसलिए तुमको इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह लिखा है। आया देखो, यूज हो गया ना फटाफट, आगे और भी यूज होगा। समझ में आई बात है मैंने क्या कहा, सारे बच्चे ध्यान देना। इन्होंने एक रेस के बारे में पता किया था जो निगेटिव नेचर का था, कौन से नेचर का था, निगेटिव नेचर का, जिसको आसपास के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं था, उसे मतलब नहीं था इस बात से कि अंदर आपने क्या फिल किया है, क्या पैक में डाला है, कोई मतलब नहीं। वैक्यूम रखो, कोई गैस रखो, उतना ही डेटा निकल के आएगा, और वो डेटा फिक्स था,
और कितने के बराबर था वो? 1.76 इंटू 10 टू पावर ऑफ 11। तो आपसे कोई कहे कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का मेजर कंक्लूजन क्या है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन क्या है, स्पेसिफिक चार्ज निकला था कैथोड रेज का। और स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं जल्दी बताइए? चार्ज टू मास के रेशियो को। और वो डेटा कितने के बराबर होता है? 1.76 इंटू 10 टू पावर ऑफ 11। कोई बच्चा एनसीईआरटी लाया? एनसीईआरटी लाया? प्लीज कीप इट। चलो, जब आप एनसीईआरटी को पलटते हो तो एनसीईआरटी को पलटने के लिए चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे। अभी वन हम लोगों ने किया नहीं है। वन हालांकि बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए। और जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जाओगे देखने के लिए, देखो यहाँ पे अब तुम गौर करोगे इस एक्सपेरिमेंट को। देखो 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 देखो, देखो इधर बातें नहीं, इधर देखो देखो। प्लीज उसको बंद करो यार, अभी हिम्मत दो। देखिए जे थॉमसन का नाम सुना है? थॉमसन का नाम सुना? प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल सुना है ना? तरबूजा है, खीरे का बीज है, वहां पे कितना ज्यादा उनको नीचा दिखाया गया, इसलिए तुम्हारा नाम छोड़ दिया था। वो कैसा दिखाया गया कि एटम एक तरबूजा है, तरबूजे में जो पल्प है वो निगेटिव चार्ज है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन बीज की तरह प्रेजेंट है, ऐसे ही बोला गया ना। आप प्लम पुडिंग में क्या बोला गया था कि खीर बना लो, खीर के ऊपर जो रेजिन्स डालते हैं आप, जो वो डालते हैं, कैस्यूज डालते हैं उसको सजाने की, किशमिश जो डालते हैं, तो बोला खीर से वो समझा रहे हैं। देखो क्या किया इस इंसान, और उसको क्या बताया गया था। इसलिए मैंने नाम छोड़ा था, ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, ये थॉमसन नहीं किया साथ में। ठीक है, थॉमसन एक्चुअली बहुत ग्रेट साइंटिस्ट में से, इसलिए मैं तुम्हारा नाम छोड़ा था। उसके बाद एक मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उनके एक्सपेरिमेंट में से निकलेगा चार्ज का वैल्यू, जो कि होता है 1.67, 1.66 जो तुम पढ़ते आ रहे हो, 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे कैसे आया। एनसीईआरटी ने केवल इसको बताया है, हम इसको प्रूव करके लाएंगे कैसे आया, तो एनसीईआरटी में केवल थ्योरी लिखी है। और फाइनली क्या लिख दिया एनसीईआरटी? क्यूबैम का डेटा लिखा है ना, 1.78588। अब इसको राउंड ऑफ करो तो 76 हो जाता है, 10 टू द पावर ऑफ 11। ये डेटा एनसीईआरटी ने लिखा है। अब इस सारी बात को एनसीईआरटी ने इस लाइन में समझाया है, पर इस लाइन को समझने के लिए इतना मैथमेटिक्स लगा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं आया समझ में, इसलिए तुमको प्रॉपर्टी में लिखा है। ले रहे हैं यहाँ से। अभी क्लैरिफिकेशन कैसे पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके, पीवाईक्यूज में पूछे हुए सब, उन्होंने एक एक चीज पूछा है, कैसे निकला था, क्या निकला था, चार स्टेटमेंट थे, समझ में आई बातें? तो यहाँ पे निकलेगा तो थॉमसन आते हैं, और जे थॉमसन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब चलो पता चल ही गया है, नाम भी लिख देते, क्या नाम था बोलो? जे थॉमसन। थॉमसन आते हैं और थॉमसन क्या करते हैं जल्दी बताओ यहाँ से? इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट को करके वो कैथोड रेस को जनरेट करते हैं, और कैथोड रेस में वो स्पेसिफिक चार्ज केवल निकाल के छोड़ देते हैं। और उनके पड़ोस में एक मिलिकन नाम का साइंटिस्ट होता है। मिलिकन क्या करता है? अपनी काम करते रहता है। वो एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करेगा। क्या करेगा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स ज्यादा लगता है तुमको अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे विस्कोसिटी का कंसेप्ट लगता है, याद करो। अभी फ्रेश फ्रेश विस्कोसिटी पढ़े हो कहाँ पर? मतलब पढ़े नहीं हो तुमने, डायमेंशन फॉर्मूला निकाला ml-1t-1, उसका यूज करेंगे, और उसके मदद से हम निकालेंगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। अब ये चार्ज का डेटा जब पता हो जाएगा तो इस चार्ज को यहाँ पुट कर सकते हो। तो क्या बच जाएगा? केवल और केवल मास। जब मास पे पुट करोगे तब इसका वैल्यू निकल के आता है क्या? 9.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या चाहिए? -31 kg। ठीक है, अब ये आता है, तो क्रेडिबिलिटी पूरा का पूरा थॉमसन को दे दिया गया। लिख दो कहीं पे भी, गूगल पे लिखो जाके, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेगा जे थॉमसन। बट सच्चाई ये है कि इस भाई साहब का डेटा यूज किया गया उनके डेटा में। लेकिन इनको क्यों क्रेडिबिलिटी दिया जा रहा है समझ में आया? इन्होंने वो चीज निकाला जिसके मदद से मास निकाल सकते, इन्होंने केवल चार्ज निकाल दिया। समझ में आई बात है? हालांकि दोनों क्रेडिबिलिटी जाना चाहिए, बट सच्चाई में थॉमसन का ही आंसर देगा कोई, कितना भी कर ले। जाके बोलेगा जे थॉमसन इज द सॉरी क्या नाम है, डिस्कवरर ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की इस भाई साहब ने, इन्होंने कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी की है। कैथोड रे में लोगों ने पुट कर दिया जाके, और पुट करके क्या बोल दिया कि डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इतना पॉपुलर हो गया। तो गूगल तो चलता है एआई की मदद से। अब एआई पे जब चल रहा है वो चीज, तो जितने रिजल्ट्स को जहां से मेजर रिजल्ट मिलते हैं उसी को सही मान के वो फेच कर देता है। समझ समझ में आई बात है? बट दोनों को क्रेडिबिलिटी मिलना चाहिए। समझ में आई बात? ऐसा मानो एक दीवार खूबसूरत दिख रहा है, इसने पूरा वॉल खड़ा किया, पिलर खड़ा किया, भाई पुट्टी तो इसने लगाई, तो खूबसूरती तो इसके हाथ में जानी चाहिए, बट इसका इज्जत नहीं। समझ में है? बट इसका एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सबको समझ में है? इसको कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं जल्दी बताए? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट।
तो हम लोगों ने 2 डायग्राम बनाए, वो एनसीईआरटी के अंदर एक ही डायग्राम बनाया हुआ है। देखो ऐसा लग रहा है भोपू जैसा एक ट्यूब बना दिया है ना। है देखो, ये माइनस है और ये क्या है बोलो, प्लस। प्लस में छेद कर दिया, फिर एक बताओ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, हॉर्सू मैग्नेट वाला। हम लोगों ने थोड़ा अजीब सा बनाया है। और ये कौन सा है, प्लस और माइनस वाला। और फिर जाके यहाँ पे इसको स्ट्राइक करा रहे हैं, ठीक है। और इधर से ये एक्सपेरिमेंट, तो आज आपका काम है ये पूरा का पूरा आप कंप्लीट करेंगे। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा यहाँ से पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आई बात है कैसे किया इन्होंने। तो ये डेटा निकल के आता है, और डेटा क्या है याद रखोगे, बोलो सबको। 1.76 × 10⁻11, ये स्पेसिफिक चार्ज है। कौन सा चार्ज है? स्पेसिफिक चार्ज का डेफिनेशन करता है किसी भी चार्ज के मास से डिवाइड करो, किसी भी चार्ज के उसके चार्ज तो मास का रेशियो निकाल लो, उसे हम कौन सा चार्ज कह देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। बातें क्लियर हो गई क्या? तो ये पूरा कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट, उम्मीद करता हूँ सबको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए कॉपी कर लीजिए, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। वैसे ये वो है, फोटो क्लिक करके डाल सकते हो अपने वो ग्रुप में, आप जाके लिख लेना घर पे। वैसे ये रिकॉर्डेड सेशन चला जाएगा आपको आज, ठीक है। समझ गए क्या बात को? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई सवाल पूछना है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्कवर हुआ है, ठीक है। वैसे गूगल करके तुम देख लेना जाके घर पे, पक्का थॉमसन भाई साहब को इज्जत देंगे, ठीक है। बट रियलिटी ये, ठीक है। तो पूरा उसको इज्जत नहीं देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा। हाँ डिटेल में जब जाओगे ना विकीपीडिया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मिलिकन का नाम वहाँ पे दिया है, ठीक है। सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ओके। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलो सब कुछ बच्चा अच्छे से बना लेना कॉपी में, सुंदर सुंदर सा। परसों बना के आएंगे। कल तो आपका क्या होगा, फिजिक्स ना। बच्चे देखो अभी हो सकता है बीच में एक दिन क्लास लैग हो, ठीक है, बट बायोलॉजी मैथ्स कंटिन्यू रहेगा, कि थोड़ा सा भी चल रहा है वो। नहीं सैटरडे क्यों बंद रहा है, संडे में बंद रहा है। नहीं नहीं नहीं, कल तो ओपन। कल क्या है, सैटरडे ना। हाँ कल फिजिक्स होगा भाई, संडे इज क्लोज। संडे क्लोज रहेगा आपका। एक आध दिन बच्चे हो सकता है वीक में अगर क्लोज हो जाए, बट प्लीज यू कंटिन्यू द मैथ्स एंड द बायोलॉजी। मैं ज्यादा कर दूंगा क्लासेस, 2-2 घंटे का लगा, बट प्लीज ब्रेक मत कर दो। इसलिए नहीं ब्रेक करना क्योंकि भैया अभी अगर पकड़ लो एक क्लास को तो आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं आप लोगों से।